सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर मौका मिला। बारिश की फुहारों के बीच मैं नोएडा में हूँ और बहुत लंबे समय बाद मैंने बारिश देखी। लोग बहुत परेशान थे और मेरा विषय भी मुस्कुराता भारत है। और मुझे लगता है आज हम यहाँ जितने भी लोग खड़े हुए हैं बारिश के कारण कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे हैं। भैया, आप दोनों लोगों का स्वागत है मेरे IYS टीवी में। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जितेंद्र यादव। सर आप? मेरा नाम अंशुमान मिश्रा है। सर कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी टीम मुस्कुराता भारत पर काम कर रही है, आपको लगता है कि सर मुस्कुराने में छुपी हुई है कोई ना कोई विकास की उड़ान? लोगों की उड़ान कई बार टेंशन की वजह से खत्म हो जाती है, युवाओं की उड़ान खत्म हो जाती है। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुस्कुराहट में इंसान की तरक्की और सारी चीज़ें छिपी हुई है। अगर आप मुस्कुराना छोड़ दिए तो समझिए आप में कहीं न कहीं तनाव आ रहा है, आपको प्रेशर आ रहा है। और मेरा मानना है कि हर इंसान को मुस्कुराता रहना चाहिए और अपने काम को और अच्छे तरीके से करे। आप भैया एक चीज बताइए मुझे कि एक युवा अवस्था जो होती है उसमें मुस्कान कई तरह की होती है। एक मुस्कान तो वो होती है कि उसने एग्जाम पास कर लिया। जी, जी। एक मुस्कान होती है कि उसने व्यापार में बहुत बड़ा जी। नाम करा कर लिया। क्या आपको लगता है कि हर युवा को कहीं ना कहीं अपने देश के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने गांव के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में मुस्कान के द्वारा कुछ दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। सामने वाले कम से कम हम कुछ नेगेटिव नहीं दें, तो मुस्कुराहट से अपने पॉजिटिव दे सकते हैं, ठीक हम्म। है? कम से कम अपना उनको अच्छा वाइब मतलब कहते हैं ना कि हम किसी से मिले, आपसे मुस्कुरा के मिले, तो लगता है कि हाँ यार कुछ पॉजिटिव हम इनसे सीखने को मिल रहा है। और मुस्कुराहट तो माँ बाप के सामने आप मुस्कुराते हुए जाइए, किसी दोस्त यार के पास जाइए, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी सामने वालों को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप मुझे ये बताइए कि मुस्कुराहट से विकास का सफर कैसे जल्दी हम पूरा कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? भारतीय दर्शन और भारतीय मानस चेतना जो है उसमें प्रसन्नता का जो मानक है, हंसी का या जिसे कहें कि खुश रहने का जो मानक है, वो कभी भी आर्थिक परिपाटी से होकर नहीं गुजरता है। जी। वो आपके अंतःकरण में होता है और आपकी अपनी मनसा वाचा कर्मणा जो है वो उसे निर्धारित करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब जो है प्रसन्नता वो समसामयिक विषयों पर निर्भर है। मोबाइल अच्छा नहीं है तो कोई खुश नहीं है, किसी के पास आईफोन नहीं है तो वो खुश नहीं है, किसी के पास ब्रांडेड कपड़े हैं तो वो खुश नहीं है, और अगर ब्रांडेड कपड़े हैं तो छोटी ब्रांड के कपड़े हैं उससे खुश नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके अंतर्मन का, और विशेषकर मुझे ऐसा लगता है कि आप किस परिपाटी में पुष्पित पल्लवित हुए हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ है, कैसे किस सापेक्ष को आपके जीवन का मौलिक अंग बनाया गया है, ये मायने रखता है। दूसरी चीज ये कि जैसे कि हम जिसे कहते हैं कि धर्म, तो धार्मिक चेतना जो है वो धार्मिक चेतना किताब पढ़ने से नहीं आती है। समसामयिक विषय ये है कि अभी जैसे चल रहा है हमारे यहाँ मीडिया में कि कहीं जाति को लेकर झगड़ा है, कहीं धर्म को लेकर झगड़ा है, ठीक है, किसी ने कहा कि ये इस धर्म के लोग जो है ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, धर्म में ही जो धार्मिक, जैसे हमारी भगवत गीता है, अभी जैसे जाति उन्माद चल रहा है कि कौन धार्मिक रूप से कथा कह सकता है, कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं कह सकता। भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है चातुर्वर्ण म्या सृष्टि गुण कर्म भागश, चार वर्णों में बटी हुई सृष्टि गुण कर्म के आधार पर है। तो इसमें इतना उद्वेलित आंदोलित होने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगता है कि है। ये हमें लगता है कि अध्ययन की ओर होकर जाता है, समसामयिक जो विषय हैं, जो रिसेंट सब्जेक्ट है उसके अलावा। क्या आपको लगता है कि ट्रेंड और टेक्निक्स नए भारत का चेहरा बना सकते हैं मुस्कुराने के साथ? ट्रेंड टेक्निक्स जो है, आविष्कार जो है वो नए भारत का चेहरा बन सकता है, लेकिन एक आवश्यकता मात्र के लिए। जैसे कि हम कोई किसी चीज के लिए सब्सटीट्यूट जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको जीवन का आधार नहीं बना सकते। ये कपड़े हमने पहने हैं, ये तब तक अच्छे हैं जब तक ये गंदे ना हो, जब तक ये हम पर चढ़े हुए हैं। जिस दिन ये खराब हुए इनकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर ये मनोदशा को, ये व्यक्तित्व को, ये अपने आप को पूरी तरह से, ये जैसे ये मलिन होंगे वैसे व्यक्ति को भी कर देंगे, इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति को भी कर देंगे। सर आप उस शहर से आते हैं जिस शहर ने हमको शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था, है और रहेगा। हाँ। प्रयागराज। हाँ। प्रयागराज एक ऐसा शब्द हाँ। आप कहीं पे जाके ले दो, लोगों की भावनाएं सबसे पहले शिक्षा की तरफ जाती हैं कि शिक्षा का एक ऐसा केंद्र। क्या आपको ऐसा लगता है कि विचारों से आदमी महान होता है या कपड़ों से महान होता है या व्यवहार से महान होता है?
अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी युवा का जब उसके माँ बाप देखते हैं या उसका परिवार देखता है या उसका समाज देखता है, तो आपको क्या लगता है, मुस्कुराता चेहरा ज्यादा अच्छा लगता है या ब्रांड ज्यादा अच्छी लगती नहीं, ब्रांड की तो उपयोगिता वो देश काल परिस्थिति के अनुरूप है ना। ये आज से अगर आप 4 दशक पहले जाएं, 5 दशक पहले जाएं, तो इसको बहुत साधारणतया समझा जाए। अगर हम घर में घुसे तो सबसे पहले व्यक्ति क्या क्या ढूंढता है कि पिताजी कहाँ है, माँ कहाँ है, बहन कहाँ है, या विवाहित व्यक्ति है तो पत्नी कहाँ है, या जो भी। तो वो इसलिए तो नहीं ढूंढता है कि हमारे माँ बाप किस ब्रांड के कपड़े पहन रखे हैं, पिताजी मर्सिडीज से आए या पैदल आए या स्कूटर से आए। ये मौलिक विषय उपयोगितावाद पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि हम इसको ना इस रूप में ना देखें, हम इसको इस रूप में देखें कि व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम कितना है। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने आया हूं जिससे मेरा प्रेम है, जिससे मेरा आंतरिक मनोकूल लगाव है, वो हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति कितना बड़ा आदमी है। ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी और बहुत हल्की परिकल्पना होगी हमारे लिए, और भारतीय चिंतन में तो इसका बिल्कुल भी स्थान नहीं है। बात जहां तक प्रयागराज की रही, तो प्रयागराज हो गया, काशी है, ये अपने आप में कई विश्वविद्यालयों को, मुझे लगता है कि एक अलग दुनिया है। आप पूरे यूनिवर्स में काशी और प्रयागराज जैसा स्थान नहीं पा सकते। आपको लगता है कभी कि प्रयागराज ने, वाराणसी ने और पूर्वांचल के बहुत सारे शहर में, बिहार को भी उसी में शामिल करता हूँ, कि वो नैतिकवादी लोग कहीं गायब हो गए हैं? हाँ, निश्चित जो उन लोगों ने हमको पुराने समय में दिए, इसका क्या कारण आप मानते हो? उसका मौलिक कारण है ये जो पूंजीवाद। पूंजीवाद वहां से आता है जब हम सोचना छोड़ देते हैं। आज हमारे सामाजिक चिंतन का जो आधार है वो अर्थव्यवस्था है। राजनेता हो, अधिकारी हो, पारिवारिक सापेक्ष हो, आप कहीं चले जाइए, सबसे बड़ी अरे वो बहुत सफल है, उनकी सफलता का मानक कोई नहीं देखता। एक चरित्रहीन आदमी अगर 1 करोड़ की गाड़ी से उतर जाए तो उसकी बड़ी जो है उसके बड़े आवभगत है, और एक चरित्रवान आदमी अगर बाइक से आ जाए तो उसके दरवाजे पर फिर उसको आप गुड़ खाने के लिए देते हैं, पानी पीने के लिए, उसको मिठाई नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये सामाजिक चिंतन पर निर्भर करता है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे करूंगा, अविरल बहती हुई प्रयागराज में गंगा कभी किसी व्यक्तित्व के सामने झुकी है? प्रयागराज तो लोग, यंग बच्चे क्यों नहीं सीखते उस गंगा से, अविरल बहती हुई गंगा से? वो नहीं रुकती, उसका किसी के लिए नहीं रुकती। उसका एक कारण, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, उसका एक मूलभूत कारण ये है कि बच्चों का जो है ना पूरा ध्यान वो 30 सेकंड की रील पर, वो 3 घंटे की किताब से ज्यादा 30 सेकंड की रील पर भरोसा कर रहे हैं। एक 30 सेकंड की रील भी वो भी देखने में ऊपर लिखना होना पड़ता है कि कृपया लास्ट तक देखें, अंतिम तक। तो हम लोग तो हैं, मीडिया जगत में हैं, हम उस स्थिति को, उसकी परिकल्पना और उसका मूल्यांकन दोनों कर पा रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप अध्ययन की ओर नहीं गए, प्रयागराज क्यों जाना गया? प्रयागराज ने 4 प्रधानमंत्री दिए, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, वीपी सिंह, इंदिरा जी, ऐसे बड़े महनीय लोग दिए हमने। अगर हम अविरल धारा को, गंगा की को मुस्कान से जोड़ दें, आपको क्या लगता है विकसित भारत में कितना बड़ा चेंज आ सकता है? गंगा भारत की बौद्धिक, सामाजिक और वैचारिक चेतना की जड़ में है। गंगा को सिर्फ देख लेने से, गंगा की पूजा कर लेने से मुझे नहीं लगता कि उनका सापेक्ष, उसका सारतत्व तो लोगों को मिल पाएगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति है। लेकिन गंगा की जो अविरल धारा है, गंगा का जो धारा प्रवाह होना है, गंगा की जो शीतलता है, उसका जो आध्यात्मिक जो उसकी दृष्टि है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत गूढ़ है, बहुत उसमें अध्ययन की आवश्यकता है, साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। उसको मुस्कान से जोड़ सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको साहित्य से जुड़ना होगा, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको सानिध्य चाहिए होगा। साहित्य के साथ साथ सानिध्य जब मिलता है, हमारे भारत में उपाध्याय परंपरा है, ठीक है, जो जिन्होंने गुरु के पास बैठकर कुछ सीखा उन्हें उपाध्याय कहा गया। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें जब तक हम अध्ययन से नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम साहित्य से, भारतीय जीवन दर्शन से नहीं जुड़ेंगे, भारतीय दर्शन से नहीं जुड़ेंगे, तब तक जीवन के वो मानक जो है पूरे नहीं हो पाएंगे जिनके लिए हम कोशिश करते हैं, जिनके लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी टीम से आप क्या कहना चाहोगे? हम लोग मुस्कुराता भारत पर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं लोगों को मुस्कुराहट बांट सकें। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। पहला ऐसा कोई संस्थान मैंने देखा है जो लोगों के जीवन के लिए, में खुशियां जो है वो बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप अगर प्रसन्न नहीं हैं तो आपके घरों में अगर नोटों के बंडल लगे हुए हैं तो वो भी निरर्थक हैं, वो एक कागज का ढेर है। और अगर आप प्रसन्न हैं
तो लोग 10,000, 5,000, 20,000 रुपए में भी बहुत अच्छा जीवन, बहुत अच्छी जीवनचर्या के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं संस्थान को और आप सभी टीम के उन सदस्यों को जो इस मिशन को लेकर चले हैं। मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं ये भी आशा करता हूं कि ये मिशन वैश्विक स्तर पर इस पूरे धरातल तक पहुंचे और लोग प्रसन्नता की ओर अग्रसर हों। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। एक बार फिर कभी आपसे मिलने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू।